का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये एक ऑब्स्टेट्रिक क्लास है एमनियोटिक फ्लूइड। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अभी तक नहीं किया होगा पर कर लीजिए आप, इससे आपका ही फ़ायदा है। बात करेंगे आगे सबसे पहले बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड किस तरह से, क्या इसका पीएच होता है, कलर क्या होता है, ये सब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? लाइकर एमनी के नाम से भी जाना जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड ना लिखा हो एग्जाम में क्वेश्चन में, लाइकर एमनी भी लिखा हुआ हो सकता है आपके। तो पीएच की बात करें तो 7 से 7.5 होता है। यदि इसका मीडियन पीएच की बात करें तो 7.2 होगा। बात करें वेजाइनल, जबकि वेजाइनल पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है। और अपना जो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है पीएच वो एल्कलाइन होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो एल्कलाइन पीएच होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, एसिडिक होता है वेजाइनल पीएच का। बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो 1.008 से 1.010 क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में आपसे। तो 1.030 तक क्या होता है? यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओस्मोलैलिटी 260 260 मिली ओस्मोल पर लीटर क्या होता है? ओस्मोलैलिटी होती है किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की। कलर की बात करेंगे, ये कलरलेस होता है, एकदम कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। 8 ट्रम, जबकि 8 ट्रम पे मतलब 37 से जब 42 वीक के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर टर्बिड हो जाता है, क्योंकि इसमें वर्निक्स केसियोसा ये सब इंक्लूड हो जाता है, हेयर्स आ जाते हैं बेबी के, जिसे हम लेन्यूगो कहते हैं। क्लियर है? तो क्लाउडी हो जाता है और स्ट्रोक कलर्ड हो जाता है। तो टर्बिड, क्लाउडी, स्ट्रोक कलर देखने को मिलता है 8 ट्रम। ये सब क्या है? नॉर्मल कलर हैं। बात करेंगे ऑर्डर की, इसमें कोई किसी प्रकार का स्मेल नहीं होता है, तो ऑर्डर लेस होता है, कलरलेस होता है। इसका ऑस्मोलैलिटी 260 होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1010 तक होता है। बात करेंगे मेन कंट्रीब्यूटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ आपके एग्जाम में कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किससे बनता है? फीटल यूरिन से बनता है। किससे बनता है? फीटल यूरिन। और फीटल यूरिन कब स्टार्ट करता है? 12 वीक के बाद में। जो फीटस है, यूट्रस के अंदर फीटस है, वो है 12 वीक के बाद में यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। बात करेंगे जेस्टेशनल एज और मेन कंट्रीब्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीब्यूटर होते हैं। बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक का। तो इसके अंदर ट्रांसड्यूट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, जो मैटरनल प्लाज्मा है वो मेन कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड के बनाने में। ठीक है? बात करेंगे 12 टू 20 वीक, इस टाइम ड्यूरेशन में फीटल स्किन मेन कंट्रीब्यूटर होता है फॉर्मेशन के लिए एमनियोटिक फ्लूइड के। नेक्स्ट है मोर देन इक्वल टू 20 वीक्स। 20 वीक्स से जब ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम में फीटल यूरिन मेन कंट्रीब्यूटर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में। तो आपके सामने ये गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मेन कंट्रीब्यूटर है, जिसके अंदर ओवरऑल मेन कंट्रीब्यूटर की बात करेंगे तो क्या होता है? फीटल यूरिन होता है। ये आपको मस्ट याद रखना है। आगे बात करेंगे जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम रहता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, पिछले नोट सेट में ये क्वेश्चन आया था यहाँ से कि मैक्सिमम कब होता है। तो मैक्सिमम 34 वीक्स पे देखने को मिलता है। अगर रेंज पूछा जाए तो 32 से 34 वीक्स पे 1000 ml मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम देखने को मिलता है। 20 वीक्स पे 400 ml, 16 वीक पे 200 ml, 12 वीक्स पे 50 ml और 10 वीक्स पे 30 ml। और फिर बाद में ट्रम पे बात करेंगे तो कम हो जाता है, ये 800 ml पे आ जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज एट ट्रम पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और आफ्टर जैसे बात करेंगे 8 मोर देन इक्वल टू 42 वीक्स के पे या 42 वीक्स के बाद में कितना हो जाता है? 200 ml हो जाता है। मतलब ड्रास्टिकली कम होता है, डिक्रीज एकदम से ही 22 वीक या 22 वीक के बाद में क्या होता है? एकदम से सडनली ड्रास्टिकली डिक्रीज देखने को मिलता है, 200 ml हो जाता है। ठीक है? 200 ml 16 वीक पे भी 200 ml था और 42 वीक्स पे भी 200 ml हो जाता है।
क्लियर है। इसलिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमिनोस होगा या पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा। योर करेक्ट आंसर इज ओलिगोहाइड्रोमिनोस। आगे बात करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन की, किस तरह से प्रोडक्शन होता है। ये वैल्यूज़ इतना नहीं आता है एग्जाम में, फिर भी आपको एक बार देख लेना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन यूरिन से भी बन रहा है, मेन कंट्रीब्यूटर यूरिन ही है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो 650 से 1000 ml पर डे क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन होता है। लंग्स से भी बनता है, लंग्स 350 ml पर डे। क्लियर है। नेक्स्ट है रिजॉर्प्शन, ये वापस से एब्जॉर्ब भी होता है, बनता भी है, एब्जॉर्ब भी होता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो फिटल सोलोइंग, फिटस जो है वो निगल लेता है, ठीक है। तो 750 ml पर डे क्या करता है, सोलोइंग करता है, कौन, फिटस। नेक्स्ट है इंट्रा मेम्ब्रेनियस फ्लो, मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लो होता रहता है, तो उससे भी एब्जॉर्ब होता रहता है। तो 400 ml पर डे क्या होता है, रिजॉर्ब होता रहता है इंट्रा मेम्ब्रेनियस फ्लो के थ्रू, और फिटल सोलोइंग के थ्रू 750 ml पर डे रिजॉर्प्शन होता रहता है, जिससे क्या होता है, बैलेंस होगा। बात करेंगे कंपोजिशन की, 98 से 99% वाटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता है, इससे किसी प्रकार के पेशेंट जो फिटस है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्लियर है। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो टेम्परेचर बैलेंस होता है, बच्चे मूवमेंट अच्छे से कर पाता है। एमनियोटिक फ्लूइड यदि सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो बच्चे को मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी, उसके ऑर्गन्स अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। वो एक कुशन्स की तरह कार्य करेगा, बेबी को हार्म नहीं होने देगा, इंजरी से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में कि इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा बेनिफिट है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो इसमें आपका नो न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको करना होता है। हार्मोन्स की बात करें, इसमें यस हार्मोन्स होते हैं। एक प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपके मिल्क के सिक्रेशन प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। एक रेनिन हार्मोन होता है इसी के अंदर, एक इंसुलिन हार्मोन होता है। क्लियर है। तो रेनिन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन्स होते हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू मेजर एमनियोटिक फ्लूइड। जब भी एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ज़्यादा है या अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, इस चीज़ को पता करने के लिए आप क्या कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, यूएसजी करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। आगे बात करेंगे कलर से संबंधित, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ग्रीन कलर कब कब देखने को मिलता है और क्यों होता है ये, ड्यू टू पास ऑफ मिकोनियम। जब बेबी स्ट्रेस में होता है तो क्या कर देता है, वो मिकोनियम को पास कर देता है। फिर कुछ बाइल पिगमेंट्स, जैसे ही बच्चा स्ट्रेस में आता है तो क्या होता है, उसके एनल स्फिंक्टर क्या होंगे दोस्तों, रिलैक्स हो जाएंगे और पास हो जाएगा मिकोनियम। और मिकोनियम में क्या होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं जैसे कि बिलीवर्डिन, उस वजह से ग्रीन कलर आप स्टूल देखने को मिलेगा बेबी का। तो उस वजह से फीटल डिस्ट्रेस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो कब कब होता है ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का, फीटल डिस्ट्रेस के समय। और ट्रांसवर्स लाई, जब बेबी ट्रांसवर्स है, ठीक है, इस तरह से है, यूट्रस के अंदर ट्रांसवर्स है, और लिस्टीरिया इन्फेक्शन के अंदर, इन सभी कंडीशन के अंदर ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। जबकि गोल्डन कलर ड्यू टू बिलिरुबिन की वजह से देखने को मिलता है। ये RH इनकम्पेटेबिलिटी, जब मदर का RH नेगेटिव है, फीटस का RH पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है, RBC का लाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उस वजह से जॉन्डिस बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा RBC ब्रेकडाउन होगी, बिलिरुबिन बनेगा। क्लियर है। तो उस वजह से गोल्डन कलर देखने को मिलता है RH इनकम्पेटिबिलिटी में। नेक्स्ट है टोबैको जूस की बात करें तो ये देखने को मिलता है इंट्रा यूट्रेन डेमनिस या फिर इंट्रा यूट्रेन डेथ, जब बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा हो जाता है, टोबैको जूस जैसा होता है, ठीक है, कैसा, टोबैको जूस जैसा। नेक्स्ट है सेफ्रन कलर और येलोइश ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार आपके कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में कैसा कलर देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का, सेफ्रन और येलोइश ग्रीन कलर। ये प्रीवियस नोट सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में किस तरह सा कैसा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डार्क रेड कलर किस में होता है,
कंसील्ड हेमरेज, कंसील्ड एक रिवेल्ड हेमरेज होता है, रिवेल्ड हेमरेज जिसे कहते हैं जो आपको बाहर से विजिबल हो जाए। क्लियर है, जब भी आप एक प्रेग्नेंट लेडी का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको बाहर ब्लीडिंग दिख रही है, वो होता है रिवेल्ड हेमरेज। एक कंसील्ड हेमरेज होता है जो अंदर के अंदर रहता है बट आपको नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका एक टाइप होता है एब्रप्सो प्लेसेंटा। एब्रप्सो प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें कंसील्ड होता है, एक रिवेल्ड होता है। तो एब्रप्सो का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना जब बेबी अभी डिलीवर नहीं हुआ उसी से उससे पहले यदि प्लेसेंटा डीअटैच हो जाता है, क्लियर है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से डेसिडुआ से डीअटैच हो जाता है तो उसे कहते हैं एब्रप्सो प्लेसेंटा। ठीक है, प्रीमेच्योर यदि वो हट जाता है अपनी जगह से, डीअटैच हो जाता है प्लेसेंटा, तो उसे कहते हैं एब्रप्सो प्लेसेंटी। इस सिचुएशन में डार्क रेड कलर देखने को मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड का। तो इस तरह से ये सभी के सभी ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, टोबैको जो सैफरन कलर, येलोइश ग्रीन कलर, डार्क रेड कलर, ये सभी के सभी कलर हैं। ये आपको याद रखना है। कलर कोडिंग्स अलग अलग, जैसे कि BMW की आप कलर कोडिंग पढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की भी कलर कोडिंग है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करेंगे इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमनोस देखने को मिलता है। यूरिन प्रोडक्शन कब होता है स्टार्ट, ये मैंने आपको भी बताया, 12 वीक्स पे स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे 12 वीक पे स्टार्ट हो जाता है यूरिन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, यदि हैंस रीनल डिफेक्ट्स आर नॉट द कोज फॉर ओलिगोहाइड्रोमनोस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, रीनल डिफेक्ट कोज नहीं है ओलिगोहाइड्रोमनोस का। ओलिगोहाइड्रोमनोस का कोज कुछ और है, इसका मतलब है कुछ और है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में ही हम मानेंगे कि रीनल डिफेक्ट की वजह से रीनल में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ओलिगोहाइड्रोमनोस सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रेटिनाइजेशन। स्किन का क्रेटिनाइजेशन होता है फिटल स्किन का 22 से 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या होता है, फिटल स्किन का क्रेटिनाइजेशन हो जाता है। मतलब अच्छे से आपकी स्किन बन जाती है बच्चे की, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन पे, उसे बोलते हैं क्रेटिनाइजेशन ऑफ फिटल स्किन। वो 22 से 25 वीक ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ में, जब 22 से 25 वीक का बेबी होता है तो उस समय में क्रेटिनाइजेशन होता है। तो उससे पहले क्या बनाता है, स्किन भी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, उसके बाद में नहीं कर पाएगी। तो स्किन डज नॉट कंट्रीब्यूट एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर क्रेटिनाइजेशन अकर। जैसे ही क्रेटिनाइजेशन हो जाएगा तो फिर वहाँ से ट्रांसड्यूट नहीं होगा। ठीक है, फ्लूइड का ट्रांसड्यूट नहीं होगा स्किन से। आगे बात करेंगे अप्लाइड की बात करेंगे। इफ़ देर इज ए डिफेक्ट इन फिटल स्किन, यदि फिटल स्किन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, वो किस तरह से हो सकता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहली बात करेंगे तो फोलिक एसिड की कमी से ये होता है। तो जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले होते हैं तो उस टाइम में 3 मंथ्स पहले हम फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम में स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है, फोलिक एसिड विटामिन B9 की कमी से। तो बात करेंगे नेक्स्ट ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस क्या है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है दोनों के दोनों। तो एम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, कवरिंग होती है। ठीक है, बेबी के जो अम्बलाइकस है वहाँ से ऑर्गन निकल जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं इस तरह से, बट उन पे क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, तो नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा इस पर, मोस्ट गोज आप क्या करेंगे, डिप में NS में डिप करके इस पर रख देंगे ताकि ये रप्चर नहीं हो जब तक आप इसकी सर्जरी स्टार्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट है ए सोन एज इसकी सर्जरी करवाना है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस में क्या रहता है, ओपन रहता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओपन रहता है, सभी ऑर्गन्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे अम्बलाइकस के थ्रू। ये कंडीशन होती है गैस्ट्रोस्काइसिस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसड्यूशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिसेगा ऑर्गन्स से और एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज का मतलब है पोलियोहाइड्रोमनोस के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। यदि बेबी ज़्यादा यूरिन करेगा तो ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा। तो बेबी किस कंडीशन में ज़्यादा यूरिन करता है, मैटरनल डायबिटीज़ कंडीशन में और मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा यूरिन करेंगे, तो ज़्यादा यूरिन करेंगे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा, तो पोलियोहाइड्रोमनोस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज बिग।
यदि प्लेसेंटा बिग रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा ब्लड वेसल्स रहेंगी, ज़्यादा उसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा मैटरनल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इन फीटल स्वेलिंग डिफेक्ट। तो इन फीटल स्वेलिंग डिफेक्ट अभी किस तरह से बैलेंस हो रहा था, हमने पहले बात की कि फीटल स्वेलिंग के थ्रू क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बैलेंस हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है। एक तरफ प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है, रिजॉर्प्शन होना भी ज़रूरी है। तो स्वेलिंग में निकलने में दिक्कत होगी, तो जैसे बेबी के क्लेफ्ट प्लेट है, क्लेफ्ट लिप है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फीटल स्वेलिंग में डिफेक्ट होगा, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज कीप्ड इन बैलेंस बाय फीटल स्वेलिंग। फीटल स्वेलिंग के थ्रू ही क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बैलेंस में रहता है। आगे बात करेंगे किस सिचुएशन में कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। यदि यूरिन बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो बांस नहीं होगी तो बांसुरी कैसे बजेगी, ठीक है। इस तरह ही फीटस के अगर किडनी खराब है, उसके रीनल एजेनेसिस है, एजेनेसिस मतलब उसके बनी ही नहीं है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मतलब उसके खूब सारे सिस्ट बन चुके हैं किडनी के अंदर, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल डिफेक्ट है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल बन गया उसके अंदर, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, कम बनेगा। नेक्स्ट है ऐसी कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज देखने को मिलता है, और वह क्या करती है, यूरिन प्रोडक्शन को कम करती हैं। उन ड्रग्स का नाम है एसी इनहिबिटर, जिनके पीछे प्रिल आप पढ़ते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, ये सब क्या होती हैं, एसी इनहिबिटर होती हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंडोमेथासिन, क्लियर है। ये सब इनकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन कम होता है इनकी वजह से, इसलिए ओलिगोहाइड्रोमिनोज कोज करती हैं। एंडोमेथासिन क्या करती है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज कोज करती है। इसीलिए जब भी फीमेल की यदि पॉलीहाइड्रोमिनोज कंडीशन है तो उसको कौन सी ड्रग दी जाती है, एंडोमेथासिन दी जाती है। और इंडोमेथासिन के बारे में एक इम्पोर्टेंट लाइन आप यहीं पे ऐड कर लोगे अपने नोट्स के अंदर, कि इंडोमेथासिन को हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक जैसे एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स बना के, कि एक फीमेल है जिसके पॉलीहाइड्रोमिनोज है, तो उसके अंदर इंडोमेथासिन यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडोमेथासिन क्या करती है, यूरिन के प्रोडक्शन को कम करती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को हमें कम करना है पॉलीहाइड्रोमिनोज कंडीशन में। क्लियर है। तो कम होगा, पर उसको 32 वीक पे बाद में यूज़ नहीं करना है। इंडोमेथासिन को 32 वीक के बाद में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है। जो डक्टर आर्टरियोसिस है वो प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा। जो आर्टरी आपके एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है जिसे डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, तो उसको क्या करेगा, एक प्री मेच्योर क्लोज कर देती है ड्रग एंडोमेथासिन। क्लियर है। प्री मेच्योर क्लोज हो जाएगा तो बेबी अंदर ही खत्म हो सकता है। तो 32 वीक से पहले ही स्टॉप करना है पॉलीहाइड्रोमिनोज कंडीशन में यदि आप इंडोमेथासिन यूज़ कर रहे हैं। बट यदि बेबी मदर के ना तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज है ना पॉलीहाइड्रोमिनोज है, और एक बेबी बर्थ हुआ है, ठीक है, और उसके क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, उसकी जो डक्टस आर्टरियोसिस है अभी क्लोज नहीं हुई है, जबकि उसके लंग्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है काम करना, तो उसको हम इंडोमेथासिन देंगे, क्योंकि इंडोमेथासिन क्या करती है, क्लोज करती है डक्टस आर्टरियोसिस को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसेंटा स्मॉल। यदि प्लेसेंटा स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसके थ्रू फिल्ट्रेशन कम होगा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स कम होगी स्मॉल प्लेसेंटा में। तो स्मॉल प्लेसेंटा किस सिचुएशन में होता है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, जब यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में इनसफिशियंसी है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, इन्वेजन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि अच्छे से वो नेरो की नेरो ही हो जाती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इन सभी सिचुएशन में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, तो मैटरनल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कम देखने को मिलता है, डिक्रीज हो जाता है। तो प्लेसेंटा स्मॉल है, कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन कम होता है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो भी यूरिन प्रोडक्शन कम होगा। इन सभी सिचुएशन में क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब पढ़ते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम 2 लैंडमार्क यूज़ करते हैं। पहला लैंडमार्क है आपका लीनिया निग्रा, ठीक है। कौन सा, लीनिया निग्रा क्या होता है, एक ब्लू पर्पलिश ब्लैकिश लाइन होती है यहाँ पे, मदर के प्यूबिक सिम्पाइसिस से ओरिजिनेट हो गए, ये जिफोइड प्रोसेस तक जाती है।
तो हम राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे मदर के एब्डोमेन को। क्लियर है, राइट और लेफ्ट में। किससे? लीनिया निग्रा को, और लीनिया निग्रा से। नेक्स्ट है अम्बलाइकस। अम्बलाइकस होता है मदर के यहाँ अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के थ्रू अपर एंड लोअर डिवाइड करेंगे हम। जो ये एब्डोमेन है मदर का, इसको अपर और लोअर के अंदर डिवाइड कर देंगे। यहाँ से एक लाइन, इमेजरी लाइन बना लेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे मदर के एब्डोमेन को। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इस इमेज से समझना, ये यूएसजी है। यूएसजी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक लाइन है यहाँ पे। तो ये ब्लैक लाइन, ये जो स्पेस है ये क्या है? वर्टिकल। इसमें वर्टिकल आपको क्या देखना है? स्पेस चेक करना है। इस कभी भी इसमें ट्रांसवर्स चेक नहीं करेंगे, इस तरह से ट्रांसवर्स स्पेस चेक नहीं करेंगे, हमेशा वर्टिकल चेक करेंगे। क्लियर है, तो ये वर्टिकल डायमीटर है यहाँ पे ये वर्टिकल डायमीटर है। यहाँ पे ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है। और साइड में ये ऑर्गन्स हैं, ये भी ऑर्गन्स हैं, ये भी ऑर्गन्स है। ये जो ब्लैक है, ब्लैक स्पेस है, इसमें वर्टिकल डायमीटर इस तरह से चेक करते हैं। तो जिसमें इस चारों के अंदर, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो वर्टिकल डायमीटर होगा, इसे हम चेक करेंगे चारों के अंदर। तो इसे कहते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है एट द लार्जेस्ट वर्टिकल डायमीटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट इन ईच क्वाड्रेंट। सभी क्वाड्रेंट में से जो लार्जेस्ट है, इसमें मैंने जैसे बना दिए, देखो यहाँ पे जैसे ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ तो ऑर्गन है बट यहाँ स्पेस है, तो यहाँ पे ए दे दिया इसको। ये वर्टिकल डायमीटर यहाँ एरो किया हुआ है, ये बी है, और इधर से यहाँ तक ये वर्टिकल डायमीटर। कभी भी ऐसे ट्रांसवर्स डायमीटर चेक नहीं करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में, हमेशा वर्टिकल डायमीटर लेते हैं। इधर ये सी है, ये लोअर वाले में, राइट लोअर के अंदर ये सबसे बड़ा डायमीटर ये इस तरह से है, ठीक है, और डी के अंदर ये लार्जेस्ट वर्टिकल डायमीटर है। तो नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है दोस्तों, ये 5 to 24 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। यदि लेस देन 5 सेंटीमीटर यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है तो उसे माना जाता है ओलिगोहाइड्रोमनोस। यदि मोर देन और इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है तो वो पॉलीडोहाइड्रोमनोस हम कंसीडर करेंगे, मतलब ये ज़्यादा है। क्लियर है, तो 2000 से ज़्यादा ml होता है तो भी हम पॉलीहाइड्रोमनस कहते हैं। और 200 से यदि ml कम है, यदि ml वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है? लेस होता है, ओलिगोहाइड्रोमनस मानेंगे। यदि 200 से कम है, ये कभी भी सेंसिटिव नहीं मानते हैं इस मेथड को, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को। नॉट मोस्ट सेंसिटिव मेथड, क्योंकि इसको ट्विन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, इसको कभी भी हम ट्विन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिव मेथड नहीं माना गया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को। क्लियर है, आगे बात करेंगे। बेस्ट जो और मोस्ट सेंसिटिव मेथड है, पैरामीटर है मेज़र करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को, वह कौन सा होता है? वर्टिकल डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सिंगल पॉकेट। इसे हम सिंगल डिपेस्ट पॉकेट के नाम से जानते हैं, एसडीपी, और एसवीपी के नाम से जानते हैं, सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। क्लियर है, तो नॉर्मल सिंगल वर्टिकल पॉकेट या सिंगल डिपेस्ट पॉकेट कितना होता है? 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। आप इस यूएसजी में देख सकते हैं कि ये हमने ये चारों में से, ये चारों एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? सभी क्वाड्रेंट्स को लेना है, बट इन चारों में से जो सबसे बड़ा क्वाड्रेंट होगा, जैसे ये क्वाड्रेंट ये बड़ा है, इन चारों में से इसको ले लेंगे। ठीक है, इस एक में से हमें क्या करना है? वर्टिकल ये चेक करना है, वर्टिकल डायमीटर लेना है। ये सभी के सभी पॉकेट्स हैं, तो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगा उसको हम इधर ले लेंगे। तो इसी एक को ही हम कंसीडर करेंगे, तो इसको बोलते हैं सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट या सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। क्लियर है, तो ये कितना होता है? नॉर्मली 2 to 8 सेंटीमीटर होता है। यदि लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो इसको कंसिडर करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनस में, और मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो इसे करेंगे हम पॉलीहाइड्रोमनस में से कंसिडर करेंगे। क्लियर है, और ये ट्विन प्रेगनेंसी में भी हम ये चेक कर सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर है इन कंपैरिजन टू AFI। क्लियर है, और यदि बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड और एसडीपी, बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनस पॉलीहाइड्रोमनस,
दो कंडीशंस आपने पढ़ी अभी, ओलिगोहाइड्रोमनोस और पॉलीहाइड्रोमनोस। यदि ये मॉडरेट और सीवियर है किसी भी फीमेल के अंदर तो हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। कौन सी प्रेगनेंसी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानेंगे, कंसिडर करेंगे। यदि माइल्ड यदि है तो उसे नहीं करेंगे कंसिडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। बट यदि मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोमनोस और पॉलीहाइड्रोमनोस तो इसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर करेंगे। और हमें क्या करना है नर्सिंग एक्शन? फीटल मॉनिटरिंग। सबसे पहले क्या करना है? फीटल मॉनिटरिंग करना है। और सेकंड वर्क क्या करना है? इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर, ये दो वर्क करने हैं आपको जब भी मॉडरेट और सीवियर कंडीशन होती है ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमनोस की। क्लियर है? थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को शेयर करें, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन दबाएं। क्लियर? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।